डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। आज हम लोग देखिए 24 जनवरी शिफ्ट 1 के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो जेई मेंस का 24 जनवरी शिफ्ट 1 पेपर, ठीक है। इसमें 25 क्वेश्चन फिजिक्स में आता है, 25 केमिस्ट्री में और फिजिक्स 25 आपका मैथ में। तो 25 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे फिजिक्स का, है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले प्लेट कैपेसिटर पे है। तो कह रहा है पहले प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं ना, वही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर में पूछा है कितना हो। तो हमसे जानते हैं एक फॉर्मूला कि पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर में कितना होता है, हाफ सी बी स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है कैपेसिटर में जो स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यू बाई वी, ये क्या होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम अगर कहता है इंडक्टर में कौन एनर्जी स्टोर होता है, तो उसका जानते हैं क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम अगर उसमें देखा जाए तो क्या होता था यू बाई मैग्नेटिक फील्ड। अगर इंडक्टर में कहेगा कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, तो उसका होता है क्या बी स्क्वायर बाई 2 म्यू। ये भी माइंड में रखना है ना, ये दोनों फॉर्मूला तो आपको हमेशा रहना चाहिए माइंड में। तो इसमें पूछ रहा है कि कैपेसिटर में, अगर इंडक्टर में पूछेगा तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होता है और आपका कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है। तो हमसे जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर होता है। अब देखिए पहले प्लेट कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का दिया हुआ देखिए आपका क्या एरिया प्लेट का दिया हुआ, यही मान लीजिए कि प्लेट है, प्लस हो गया कैपेसिटर और एक क्या हो गया माइनस, ठीक है। पहले प्लेट का इसका प्लेट का एरिया ए दिया हुआ और सेपरेशन दिया हुआ, ये दोनों के बीच का कितना डी, ठीक है। तो हम सब यहाँ पे अगर u आपको निकालना है तो ये वाला भी जाके उधर गुना होगा, तो वॉल्यूम निकालिए क्या होगा, वॉल्यूम अगर निकालना रहेगा तो एरिया गुने डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, है ना। तो ये बस यहाँ पे रख देंगे जाके, कितना हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। यही आपका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा कैपेसिटर में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, फर्स्ट नंबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इंटू ए इंटू डी। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला रिलेटेड था। इसी तरह देखिए ये भी आपका इजी है, व्हाट इज द रिलेटिव डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस फ्रॉम एन इंक्रीज इन ऑप्टिकल पावर बाय 0.1 डायोप्टर टू फ्रॉम 0। यानी कि आपका कह रहा है कि अगर ऑप्टिकल आपका मान लीजिए लेंस है, तो उसके पावर को 0.1 डायोप्टर से 2.5 डायोप्टर तक इंक्रीज करेंगे तो फोकल लेंथ तो घटेगा, क्योंकि इनवर्सली होता है ना, पावर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ घटता है लेंस का। तो कह रहा है जब अगर हम सब बढ़ाते हैं पावर तो कितना आपका रिलेटिव डिक्रीज होगा फोकल लेंथ में, ठीक है। इसको बनाने का दो तरीका है। पहला देखिए इजी मेथड बता रहे हैं कि हमसे जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, फोकल लेंथ बराबर 1 पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो यहाँ से हम सब अगर डेल्टा एफ बाई एफ लिखे, हम सब को निकालना है फोकल लेंथ में, तो डेल्टा एफ बाई डेल्टा एफ लिखे तो कितना लिखना पड़ेगा माइनस डेल्टा पी बाई पी। क्यों लिखे माइनस साइन, क्योंकि ये घटेगा, ठीक है। अगर पावर बढ़ेगा तो क्या होगा फोकल लेंथ घटेगा, ये वाला माइनस इधर भी भेज देंगे, है ना। तो हम सबको अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया होगा कितना डेल्टा पी, कितना मतलब हो रहा है आपका 0.1 डायोप्टर से 2.5 डायोप्टर तक जाना है, ठीक है। तो हम सब देखेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस डेल्टा पी की जगह कितना लिखिएगा 0.1 डिवाइड बाई 2.5, यहाँ से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा पॉइंट हटेगा, कितना हो जाएगा माइनस, माइनस साइन इधर भेज देते क्योंकि माइनस डेल्टा एफ बाई एफ डिक्रीमेंट के लिए शो कर रहा है माइनस साइन, ये माइनस हम सब इधर भेज देते, कितना आ गया 1/25। इसको अगर परसेंटेज में करें तो कितना हो जाए 100, 25 चौके 100, है ना। 100 से ऊपर गुना किया तो 100 से नीचे भी गुना करेंगे, तो हम सब कितना लिख सकते हैं बताइए, 25 से तो 4 गया, तो 0.04% का क्या होगा डिक्रीमेंट होगा, और वो माइनस हम तो इधर कर दे तो डेल्टा एफ बाई एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 0.04, यानी कि फोकल लेंथ का डिक्रीमेंट होगा तो माइनस साइन आ गया। तो इस तरीके से बनाएंगे तो इजी जाएगा, है ना। देखिए ये वाला क्वेश्चन है ना 23 जनवरी सेकंड शिफ्ट में अभी जो वीडियो डाले तो उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन था, बस थोड़ा चेंज किया है। इस क्वेश्चन में समझ रहे हैं पहले वही कंसेप्ट जो वहां बताए थे कि अगर एयर है, एयर बबल है और बाहर भी एयर है,
तो अब हम सब क्या लिखेंगे, पी आई और पी नॉट। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो पी आई माइनस पी नॉट कितना होता है, यहाँ पे दो लेयर है एयर का, इसलिए 4s/r लिखेंगे, ठीक है। अब यही एयर बबल अगर किसी लिक्विड में चला जाए, लिक्विड में चला जाएगा, तो यहाँ पे पी आई माइनस पी नॉट कितना लिखेंगे, 2s/r। क्यों, क्योंकि यहाँ एयर तो अंदर, मान ली एयर बबल है तो अंदर एयर है, ठीक है, बाहर क्या हो गया, लिक्विड। एयर लिक्विड तो एक ही सरफेस को फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ 2s/r होगा, ठीक है, सरफेस टेंशन। यहाँ पे डबल लेयर एयर का हो रहा है, इसीलिए ये वाला पिछले बार भी बताया था। तो ये वाला एयर बबल जो है आपका क्या है, डाला हुआ किसी क्या लिक्विड में, तो हम सब क्या होगा, सेकंड केस, इसमें 2s/r लेंगे सरफेस टेंशन। इसका कुछ डायग्राम बनाएंगे, पिछले बार ये डायग्राम बनाए थे, तो हम तो क्या करेंगे, सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन था, है ना। तो डायग्राम पहले पानी दिखा लेते हैं हम, है ना। तो हम सब मान लिए कि यही आपका लिक्विड है, ठीक है, लाल लिक्विड है, ठीक है। अब इस लिक्विड में हम सबको दिखाना है कि वो वाटर ड्रॉप जो है दिया हुआ है कि कितना, 20 सेंटीमीटर नीचे है, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर नीचे है, तो ये बॉल को दिखा लेते हैं यहाँ पे, 20 सेंटीमीटर नीचे यहाँ पे कहीं ये बॉल, स्फेरिकल बॉल दिखा लेते, ये आपका बॉल है, ठीक है। ये बॉल जो है सरफेस से कितना नीचे है, 20 सेंटीमीटर नीचे है, ठीक है। ये दिया हुआ 20 सेंटीमीटर नीचे है, h इक्वल टू 20 सेंटीमीटर नीचे है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ। इसका दिया कि इसका रेडियस जो है, बॉल का रेडियस कितना दिया, 0.1 mm में दिया, ठीक है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर में दिया 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। अब देखा जाए क्या दिया होगा, वाटर का डेंसिटी तो 1000 दिया हुआ, लिक्विड का डेंसिटी 1000 kg पर। अब दिया कि प्रेशर इनसाइड द बबल इज 2100 नैनो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पी नॉट जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट से लिखते हैं ना। अब ये दिया इनसाइड जो लिक्विड का प्रेशर है उसको लिख रहे हैं पी आई से, तो पी आई माइनस पी नॉट का दिया हुआ, पी आई माइनस पी नॉट ये दिया हुआ 2100, ठीक है, 2100 दिया हुआ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ये वाला चीज, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सरफेस टेंशन लिक्विड का क्या होगा, तो हम सब लिखे, तो यहाँ पे देखिए अंदर वाला प्रेशर तो पी आई मान लिए, बाहर लिक्विड के अंदर जो प्रेशर होगा यहाँ पे P2 मान लिए, तो लिक्विड का प्रेशर P2 कितना लिखेंगे, बोलिए P2 बराबर हम कितना लिखेंगे, P2 बराबर क्या लिखेंगे, P नॉट प्लस कितना नीचे है, ये H हाइट नीचे तो रो जी एच। अब ये P2 का वैल्यू हम तो यहाँ रख देते हैं, है ना, ये P2 का वैल्यू हम तो क्या करेंगे यहाँ पे रख सकते हैं, या P नॉट का वैल्यू हम तो रखते हैं, P नॉट प्लस रो जी एच यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे बाहर वाला प्रेशर पी आई की जगह क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पे पी आई की जगह हम सब पी आई तो यही रहने देंगे, देखिए यहाँ पे अब लिखना है वहां से, तो कितना हो जाएगा, पी आई माइनस पी नॉट। अब पी नॉट की जगह देखिए यहाँ पे हम सब एक और चीज जान रहे हैं ना कि पी आई माइनस P2 करेंगे तो कितना होगा, 2s/r। एक और कंडीशन तो जान रहे हैं ना, पी आई माइनस P2 बराबर क्या होगा, 2s/r। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्सेस प्रेशर अंदर में पी आई है ना, और ये P2 है, तो एक्सेस प्रेशर पी आई माइनस ये क्या है, अंदर में एयर है, और ये क्या हो गया, लिक्विड हो गया। तो सरफेस टेंशन वाला फॉर्मूला लगाएं, तो पी आई माइनस P2 बराबर कितना लिखेंगे, 2s/r, है ना। अब इसमें क्या करना है, P2 का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। अब हम सबको ये दिया हुआ, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो हम सबका कुछ ऐसा आएगा, देखो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पी आई माइनस, अब P2 की जगह वो रख देंगे तो कितना हो जाएगा, पी नॉट माइनस रो जी एच बराबर 2s/r। समझ में आया कैसे आया, इसको हम तो इसमें ले जाके रख देंगे, ये हो जाएगा। अब पी आई माइनस पी नॉट तो 2100 पहले से पता है, 2100 रख दिया, माइनस रो की जगह दिया 1000, जी का वैल्यू दिया है 10, एच का वैल्यू दिया 20 सेंटीमीटर, तो 20/100 लिखेंगे, मीटर में बदल दिए, है ना। अब देखो 2s, तो 2s और रेडियस तो आपको पता है, रेडियस कितना दिया हुआ था, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 गुने 10 के पावर -2 कर दिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2100 हो गया ये, और ये 20 20 कट गया,
तो 2100 में से कितना हो गया, 2000 घटा तो कितना बचा, 100। यहाँ लिख रहे हैं 100 हो जाएगा, है ना। 100 बराबर कितना लिखेंगे, 2s, और ये कितना हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, है ना। 0.10⁻, तो यहाँ से हम सब 2s लिखे, 2s बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा 0.1 गुना हुआ तो 0.1 हो जाएगा, तो s का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.1/2, तो हम सबका वैल्यू कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाएं तो यहाँ पे 1/20, यानी कि इतना हम सबका क्या होगा, मीटर। तो यही आपका क्वेश्चन में पूछ रहा था कि सरफेस टेंशन कितना होगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.05, इतना क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है ना, तो ऐसा यूनिट में कह रहा था, निकालने के लिए 0.05। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, पीछे वाला में भी पूछा है, इसमें भी पूछा है, बस थोड़ा सा अंतर दिया है ना। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए इजी है, तो y बराबर आपका दिया हुआ 32.3 इंटू 1125 डिवाइड बाई 27.4, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में नहीं, ये दिया हुआ है आपका, और कह रहा है कि y का वैल्यू कितना हो, ठीक है, गुना करने पे। तो हम तो जानते हैं कि यहाँ पे देखिए सिग्निफिकेंट फिगर हम का जो सबसे कम वाला क्या है, 3, 3, इसका क्या है, 4 है सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 4 डिजिट है, ये तो समझ में आ रहा होगा, ये सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, ये भी 3 है, और ये भी 4 है। तो हम सब क्या लेते हैं, मिनिमम वाला लेते हैं ना, तो गुना करके आंसर आएगा। आंसर में देखना y का आंसर जो देखेंगे उसमें देखेंगे कि आंसर कितना आना चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम तो गुना करने की जरूरत नहीं है, सीधे देख लिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा होगा, तो इसमें कितना है, पहले वाले ऑप्शन में कितना हो जाएगा, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितना हो जाएगा आपका 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, इधर क्या हो जाएगा 7 सिग्निफिकेंट फिगर है। हम सबका आंसर इसमें कितना है, 3 सिग्निफिकेंट, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा आंसर। हम सबको मिनिमम देखना है, जो रास्ता गुना करने पे जो मिनिमम रहेगा वही वाला टर्म आंसर में आना चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट वाला आंसर चूज करना है। तो 3 सिग्निफिकेंट सिर्फ एक ही टर्म में है, यही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन दिया, ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए टू सी। देखिए इसमें कहानी कुछ ऐसा है कि ए टू सी यानी कि ट्रांजिशन हो रहा है, हम तो 3 दिखा लेते हैं, ए बी सी, ये दिया हुआ क्वेश्चन, तो यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ए आपका दिया हुआ, ये बी मान लेते हैं, और ये सी है, ठीक है। तो ए से सी के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है ना, उसमें वेवलेंथ कितना इमिट हो रहा है, 200 एंगस्ट्रॉम का, ठीक है। यहाँ से यहाँ जो ट्रांजिशन हो रहा है उसमें कितना वेवलेंथ, और यहाँ से यहाँ पे दिया है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम बी टू सी के बीच में दिया हुआ वेवलेंथ कितना का ट्रांस, ठीक है, वेवलेंथ, और पूछ रहा है किसका, ए से बी का हमको कितना होगा लैम्डा का वैल्यू, ठीक है। ये दिया हुआ, तो इसके बीच में दिया हुआ है ए से सी के बीच में आपका वेवलेंथ कितना है, ए टू सी बोर एटम द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन इज 200 एंगस्ट्रॉम। ए से सी के बीच में लैम्डा ए सी आपका दिया हुआ है, ट्रांजिशन हो रहा है, तो कितना वेवलेंथ है आपका दिया हुआ है 2000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। लैम्डा ए सी दिया हुआ है 2000 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा बी सी क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, लैम्डा बी सी का वैल्यू 600 है, ठीक है। लैम्डा ए सी और लैम्डा बी सी दिया, और आपसे पूछ रहा है लैम्डा ए बी कितना होगा। देखिए दिया हुआ क्वेश्चन में ए से बी के बीच में ट्रांजिशन में कितना आपका होगा लैम्डा का वैल्यू। तो हम सब देखें, हम सब जानते हैं कि अगर लिखेंगे ई ए बी के लिए, ई ए बी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ई ए माइनस ई बी बराबर कितना लिखेंगे, एस सी बाय लैम्डा, एस सी बाय लैम्डा ए बी। तो लैम्डा ए बी कितना दिया होगा 2000 एंगस्ट्रॉम, ये ई ए माइनस ए से सी के बीच में है ना, यहाँ से हम तक ए से सी के बीच में ये दिया हुआ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका दिया हुआ बी से सी के बीच में, ये दिया हुआ बी से सी के बीच में कितना दिया हुआ 6000 एंगस्ट्रॉम, तो क्या लिखेंगे ई बी माइनस ई सी बराबर एस सी बाई कितना हो जाएगा लैम्डा, लैम्डा बी सी लिखेंगे तो लैम्डा बी सी कितना हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम। अब आपका कह रहा है कि ए से बी के बीच में कितना ट्रांजिशन होगा, तो इसको क्या कर लेते हैं हम, घटा लेंगे, घटाने पे क्या होगा ई ए माइनस ई बी निकलेगा, ये तो कट जाएगा, ई ए माइनस ई बी जो होगा क्या हो जाएगा, इसको अगर लिखे इसी करस्पॉन्डिंग तो कितना लिखना पड़ेगा, एच सी बाय लैम्डा ए बी, है ना। और हम तो लैम्डा ए बी पूछ रहा है, एच सी तो लिखेंगे, और इसमें कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2000 माइनस 1/6000,
ठीक है, तो यहाँ से एस सी तो कट गया, लैम्डा ए बी निकाल लिए, तो लैम्डा ए बी कितना आ जाएगा, लैम्डा ए बी आ जाएगा आपका 1 बाई लैम्डा ए बी। तो लैम्डा ए बी लिखेंगे तो हम सब कर देते हैं, ऊपर में गुना कर देते हैं और नीचे में घट जाएगा, 6000 गुने 2000 ऊपर उलट जाएगा, ठीक है, बटा 6000 में से 2000 घटा लिए तो 4000, यहाँ 3030 कट गया, ठीक है। अब यहाँ से कितना कटेगा, 4 से 4 पचे 20, 3 0 कट गया, तो 5 छके 30, 3000 एंगस्ट्रॉम आएगा, है ना। 6000 और 2000 का एलसीएम कितना होगा, 6000 होगा, और यहाँ पे 2 में से 1 गया, 3 ही डायरेक्ट। इसके बाद तो आप कर ही लीजिएगा, कितना आ जाएगा, इसको करने पे आपका जो है ना 3000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, ठीक है, कर लीजिएगा। कैसे करिएगा, देखिए एलसीएम लिए तो कितना आ गया 6000, और ऊपर गया तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, ठीक है, 1 बाई लैम्डा ए बी। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा, 3 जगह 3000, तो लैम्डा ए बी कितना आ जाएगा 3000 एंगस्ट्रॉम। सिंपल है, इसका तो मैथ है, बस यहाँ तक समझने का, ठीक। अगला देखिए ये वाला क्वेश्चन सेमीकंडक्टर का है, तो ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट डेटा उठा लिया, ठीक है। एनसीईआरटी अगर पढ़ा हुआ है सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर, तो उसमें सारा पढ़ाया गया, सोलर सेल पढ़ाया गया है, इसका फोटो डायोड बताया गया, एलईडी बताया गया है ना, तो उसी को सब मिला के एक क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। दिया द जंक्शन एरिया ऑफ सोलर सेल इज मेड वेरी नैरो कंपेयर टू फोटो डायोड। तो देखिए सोलर सेल जब बनाते हैं हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एरिया में वो रहे, ताकि आप जितना ज्यादा बनाइए वो कॉस्टली तो होगा, लेकिन हम तो चाहते हैं कि इतना इनफ रहे एरिया, तो उसमें क्या हो ज्यादा से ज्यादा लाइट आए, है ना। तो नैरो तो बना नहीं सकते हैं, नैरो बनाएंगे तो सोलर सेल काम का ज्यादा रहेगा नहीं। दूसरा दिया है कि सोलर सेल आर नॉट कनेक्टेड विद एनी एक्सटर्नल वायर्स, तो ये तो सही है, इसको बाहर से हम तो एक्सटर्नल वायर्स करते नहीं, ये सही है। एलईडी इज मेड ऑफ लाइटली डॉप्ड पीएन जंक्शन, तो ये तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि एलईडी इज मेड ऑफ हैवली डॉप्ड पीएन जंक्शन होता है, तो ये भी गलत हो गया, लाइटली तो होता नहीं, हैवली डॉप्ड होता है। इंक्रीजिंग ऑफ फॉरवर्ड करंट रिजल्ट इन कंटिन्यूअस इंक्रीज ऑफ एलईडी लाइट इंटेंसिटी, ये गलत है। फॉरवर्ड बायस शुरू में क्या होता है, करंट बढ़ाते फॉरवर्ड करंट बढ़ता है, तो क्या होता है शुरू में आपका क्या होगा, लाइट का इंटेंसिटी बढ़ता है, फिर धीरे धीरे बाद क्या होता है घट जाता है, घटने लगता है, तो ये तो मतलब गलत है। अब यदि एलईडी हैव टू बी कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस फॉर इमिशन ऑफ लाइट, यानी कि इमिशन ऑफ लाइट में फॉरवर्ड, एलईडी तो जानते हैं ना फॉरवर्ड बायस में इमिट करता है लाइट, तो कौन हो जाएगा आपका बी और ई सही होगा, ठीक है, बी और ई। अब ये देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसको हम डायरेक्ट फार्मूला से बता दे रहे हैं, उसका अर्थ क्या है कि अगर आपको दिक्कत होगा तो इसको लास्ट में हम सब डिटेल से समझाएंगे। अगर ये फार्मूला याद रखते ये हर बार पूछता ही है, तो डायरेक्ट इस फार्मूला से बनाते हैं। देखिए वर्क डन अगर निकालना होगा, छोटा छोटा ड्रॉप होगा, एक बड़ा ड्रॉप होगा, उसको मतलब हम सब क्या करेंगे छोटा छोटा ड्रॉप में तोड़ देंगे, तो उसका पूछेगा कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, उस केस में। तो डायरेक्ट क्या होता है ये फार्मूला याद रखिए, ठीक है। एस जहाँ पे सरफेस टेंशन है, बड़े वाले का रेडियस आर स्क्वायर है, ठीक है, और छोटे वाले का रेडियस अपना इसी के टर्म में एन के पावर, एन क्या है नंबर ऑफ जितना बड़ा ड्रॉप को तोड़ा होगा छोटा ड्रॉप में वो होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को डायरेक्ट याद रखिएगा तो डायरेक्ट बन जाएगा, नहीं तो आपको हम बताएंगे कैसे बनेगा अगर नहीं फॉर्मूला याद है तो। अभी फिलहाल देखिए इससे हम बना रहे हैं, तो ये क्या है अमाउंट ऑफ बिग ड्रॉप है जिसका रेडियस आर है, तो बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस आर इसमें लिखा हुआ है, इसको 27 स्मॉल ड्रॉप में तोड़ा गया, तो एन के जगह कितना रखेंगे 27, और इस समय वर्क डन दे दिया है कितना हो रहा है 10 जूल का, इधर 10 जूल लिखेंगे डब्ल्यू की जगह, 10 जूल वर्क डन हो गया, इधर कितना लिखेंगे एस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और इसको जब एन की जगह रखेंगे 27, तो 27 के पावर 1/3 करिएगा तो कितना होगा 3, 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन 1, ठीक है। अगर जानते हैं डायरेक्ट आपका वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सेम बिग ड्रॉप, अब सेम ही बिग ड्रॉप है, ठीक है, यानी अगला केस में हमको डब्ल्यू निकालना है, ठीक है। अब 64 ड्रॉप में तोड़ दिया, पहले 27 में तोड़ा था, अब 64 में, 64 में तो आपका फिर वही लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, अब 64 है तो कितना हो जाएगा 4 के पावर 3 लिखेंगे, तो 3 तो कैसे 4 में से 1 गया कितना हो जाएगा 3, ये इक्वेशन 2 होगा। अब डब्ल्यू निकालना तो
2/1 कर दिए, सेकंड को 1 से डिवाइड कर दे तो W बाई क्या हो जाएगा 10, बढ़ा क्या लिखेंगे 3/2, यहाँ से W निकाल लीजिए कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10 यानी कि 15 जूल। हम सबको 15 जूल का वर्क करना पड़ेगा। देखिए इसको हम इजी तरीका से बता दिए, अगर लास्ट में टाइम बचता है तो हम वहां पे आपको डिटेल से भी सॉल्यूशन बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक दिया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है प्रोजेक्ट करे, ये वाला क्वेश्चन है ना बहुत बार पूछा गया। इसमें कहानी क्या है कि देखिए एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं हम सब, क्या ये वाला क्वेश्चन जो है ना नीट में भी आया हुआ, जेई में भी, जेई मेथ्स में भी 2-3 बार आया है, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए वो ऑब्जेक्ट को हमसे इस तरह से प्रोजेक्ट किए तो कह रहा है शुरू में वेलोसिटी v0 दिया हुआ, ठीक, और प्रोजेक्ट किए कितना एंगल में 45 डिग्री। तो कह रहा है कि अगर मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे हम तो जानते हैं कितना हो जाएगा v0 cos 45, सिर्फ ये कंपोनेंट होगा वो तो जीरो हो जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। तो कह रहा है इस पॉइंट पे है ना एंगुलर मोमेंटम बताना, ठीक है, मैक्सिमम हाइट। तो हम तो जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या होता है एल एम, और क्या होता है अगर आपको आर लिखते हैं आर परपेंडिकुलर ले लेना, बी लेना, तो वेलोसिटी वेक्टर को हम तो आगे बढ़ा देंगे इस तरह से। अब देखेंगे ये आर परपेंडिकुलर हमको लिखना है, यहाँ ओरिजिन से देखना है, ठीक है। तो इस केस में ये क्या हम देखेंगे कि इस वेक्टर के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला मैक्सिमम हाइट है इसका क्या होगा आर हो जाएगा, आर परपेंडिकुलर, क्योंकि ये देखिए बी पे परपेंडिकुलर है। इसके अनुसार हम सब लिखे तो एम लिखेंगे, आर परपेंडिकुलर क्या हो गया हाइट, हाइट मैक्सिमम हाइट गुने भी, तो भी तो आपका भी कितना हो जाएगा v0 cos 45, ठीक है। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे एम एच के जगह कितना लिखना मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पे कितना हो जाएगा भी एस, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है एच बराबर ui स्क्वायर बाई 2g, है ना। y कंपोनेंट वाला वेलोसिटी तो उसको मैक्सिमम हाइट दिलाता है ना। यहाँ पे ui लिखेंगे तो कितना होगा ui कंपोनेंट कितना होगा v0 sin 45, है ना, यही तो आपका ui होगा ना, vy होगा, ठीक है। यहाँ से हम तो लिखेंगे तो वहां पे स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू कितना v0 बाई रूट 2 है ना, v0 बाई रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो ui स्क्वायर मतलब v0 बाई रूट 2 का स्क्वायर कर v0 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और नीचे तो 2g होता ही है, इनटू v0 बाई क्या हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट तोड़िए तो कितना हो जाएगा v0 बाई रूट 2। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा m v0 क्यू बटा कितना हो जाएगा 4√2g, ये तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। तो देख लीजिए मैग्नीट्यूड क्या है ये दोनों में है ये वाला, तो अब देखना है कि निगेटिव जेड एक्सिस होगा कि पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा। ये हम सब देख रहे हैं कि एक्स वाई प्लेन में ये हो रहा है ना। अब देखना है कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन के लिए देखिए हम सब बताया हुआ है कि यहाँ से क्या करेंगे रस्सी को बांध, मान लीजिए कि रस्सी से ये कनेक्ट है, ये बॉल यहाँ आ गया, तो इसको अगर हम सब घुमाएं अगर v0 उधर है तो कैसे घूमेगा ऐसे करे घूमेगा ना, अगर देखा जाए तो इधर इधर ही घूमेगा ना, v0 उधर है तो आगे ऐसे करे घूमेगा, अगर रस्सी से बांध दिए इस तरह से घुमा रहे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम सब r + v लिखे तो यहाँ क्या v तो इधर घुमाएगा ना, इसको रस्सी से मान लिया तो अब क्या होगा वेलोसिटी इधर है तो ये फाइनली नीचे ही आएगा, तो ऐसे रख के हम तो घुमाए तो अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है तो क्या होगा नेगेटिव जेड एक्सिस, है ना। तो नेगेटिव जेड एक्सिस मतलब क्या हो जाएगा एम वी नॉट क्यू बाई 4√g अलॉन्ग नेगेटिव जेड एक्सिस, ठीक है। अगला देखते हैं, ये दिया है कि द यंग मॉडुलस स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म यूजिंग लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 400 नैनोमीटर एंड 600 नैनोमीटर वेवलेंथ टू फॉर्म इंटरफेरेंस पैटर्न। तो उसके दिया द लीस्ट नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज ऑफ 400 नैनोमीटर लाइट दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट कोइंसिडेंस विद द ब्राइट फ्रिंज फॉर्म बाय 600 नैनोमीटर लाइट। तो इस क्वेश्चन में कहना है कि मान लीजिए कि आपका क्या है इस तरह से, मान लीजिए कि आपका जो है आपका YDSE एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो वहां स्लिट बना लिया गया, तो पहले जो लाइट लिया एक्सपेरिमेंट करवा रहा है तो इस तरह से यहाँ जाना है, और ये आपका क्या हो गया स्क्रीन, ये बड़ा सा स्क्रीन हो गया, है ना। तो यहाँ लाइट आया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया S1, ये S2 हो गया स्लिट, इसको हम स्मॉल डी से ना कहते हैं, और ये क्या होता है कैपिटल डी होता है,
तो ये जब लाइट का जब वेवलेंथ पहला लाइट जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उस समय वो लाइट का वेवलेंथ कितना 400 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये वाला मान लीजिए कहीं जाके इस तरह से ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे बना रहा है, ठीक है, पहला ब्राइट फ्रिंज। तो जो ब्राइट फ्रिंज इसके द्वारा जो बन रहा है उसके बाद तरह सेकेंड लाइट लिया है, उसका ये ब्राइट फ्रिंज यहीं पे बने, यानी दोनों का फर्स्ट कॉन्सिडेंस करेगा ब्राइट फ्रिंज। तो कह रहा है कि आपका ऐसा लिस्ट नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज 400 नैनोमीटर का ले तो वो 600 नैनोमीटर के साथ कन्वर्ज करे, उसके लिए कितना हम सबका लिस्ट नंबर होगा ब्राइट फ्रिंज 480 नैनोमीटर वाला, यानी इस लाइट का ब्राइट फ्रिंज को उसके लाइट जिसका वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है, दोनों का ब्राइट फ्रिंज फर्स्ट जो है वो क्या करे, कोइंसिडेंस करे। तो इसके लिए इसका कितना वेवलेंथ लेना पड़ेगा, इसके लिए इसका कितना मतलब हम सबको नंबर ऑफ पॉसिबल आपको ब्राइट फ्रिंज लेना पड़ेगा। तो ये कह लिस्ट नंबर इसका निकालने के लिए, तो हम सब जानते हैं कि y1 बराबर इस क्वेश्चन में कह रहा है y2। अब देखिए एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो ये डी और ये डी तो कांस्टेंट रहेगा, तो इसके लिए लिखेंगे तो क्या n1 डी लैम्डा 1 बाई स्मॉल डी, और इसके लिए लिखें तो n2, इसके बाद क्या लिखेंगे डी तो सेम ही रहेगा लैम्डा 2, और क्या हो जाएगा डी, ये डी डी ये तो कम कट जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सब मान लेते हैं n1 कितना दिया हुआ है, n1 तो हम सबको निकालना है, और लैम्डा लैम्डा 1 कितना है 480, और सेकेंड वाला को करना हम सबको, तो कितना करेंगे n2 निकालना हम सबको, ठीक है। n2 मतलब नहीं पता हम सबको, अब लैम्डा 2 दिया हुआ 600, ठीक है। यहाँ से कटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 बार में कटेगा, ये 5 बार में, यहाँ हम सब 4n1 बराबर 5n2 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम तो n1 n2 का ऐसे यार ये टेबल बना लेते थे, है ना, कि कब कब दोनों आपका कब कब दोनों वैल्यू सेम होगा। तो अगर पहला देखेंगे तो ये 5 लेंगे और ये क्या लेंगे 4, तो दोनों 20-20 होगा, यानी पहले वाला कितना होगा, पचमा जो होगा वो जो है चौथे वाले के साथ कन्वर्ज करेगा, है ना, इसका क्या चौथा। तो 5-4 अगर अगला पूछता तो क्या करते, फर्स्ट वाला छोड़ के बोलता सेकंड, तो सेकंड वाला क्या करते, इसको अगर 20 हुआ, ये कितना हो गया, तो फिर नेक्स्ट बार करते तो कितना हो जाएगा 4, 4 × 20 हुआ, अगला मतलब कि फिर देखते इसी तरह क्या होता है ना। तो हम तो इसको कितना से गुना करते हैं, 4 × 20 हुआ, अगले बार मान लीजिए 2 से और 8 से गुना करते तो नहीं होता, यानी 4 × 5 = 20 हुआ, अगले बार कितना 10 से गुना, हम सब मान लीजिए 40 लाना, 40 लाना नहीं, इसका एलसीएम तो 20 हुआ। चलिए अगला बार कब होगा, अगले बार होगा आपका 25, 30, 40, 40 पे हो गया, 20 पे हो गया, तो पचमा और चौथा पे, इसमें फर्स्ट ही कर रहा है, अगर अगले कहता तो फिर इस दोनों को बराबर करते, ठीक है। तो 4-5 को तो बराबर किए 20 से, अगला अगर कहता तो फिर करते, तो हम सब कितना करते 20 का 40 करते, तो इसको 10 से करते, इसको कितना से करते, ये 40 होते, इसको 8 से करते, तो अगले वाले लिखते तो 10 और इसका क्या हो जाता 8 पे आता। तो देखिए 10 चौके 40, 8 पे 40, यानी सेकेंड वाला अगर पूछता तो कितना होता, इसका 10वां इसका 8वां, है ना, ऐसे करके हम सब कर सकते हैं। तो ये हो सकता है अगले बार क्वेश्चन पूछेगा तो फर्स्ट की जगह नहीं बोलेगा, बोलेगा सेकेंड कॉन्सिडेंस करे, सेकेंड ब्राइट जो है दोनों का क्या करे, इसके सेकेंड वाले इसके कितने के साथ करेगा, ठीक है। तो कितना कितना पैटर्न होगा, तो इसका 10 लेंगे तो इसका 8 लेना पड़ेगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए दिया है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट आंसर भी सबको बहुत को याद रहता है कि अगर एक कार जो है ना आपका सर्कुलर ट्रैक पे इंक्लाइन प्लेन पे इस तरह से घूम रहा है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन वाला रहता है, ये देखिए कार ऑफ मास m मूव्स ऑन अ बैंक रोड हैविंग रेडियस r एंड बैंकिंग एंगल टू अवॉइड स्लिपिंग, यानी कि आपका क्या हो रहा है, बैंक रोड पे गाड़ी चल रहा है, तो कह रहा है मैक्सिमम पर इसमें स्पीड v0 दिया हुआ है, तो कितना वो v0 रखे ताकि क्या हो, कोफिशिएंट फ्रिक्शन दिया म्यू, ताकि क्या हो जाए आपका अवॉइड स्लिपिंग हो, स्लिपिंग नहीं हो। तो मैक्सिमम स्पीड कितना से चला है कि आपका रोड जो है वो मैक्सिमम, यानी कि उस समय लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा और नॉर्मल का कंपोनेंट दोनों मिलकर मैनेज करेगा, तो कितना स्पीड तक वो मैनेज कर सकता है, ठीक है। मैनेज कर सकता है तो वो कर देगा कि वेलोसिटी दे दिया है कि वो मैक्सिमम स्पीड पे ही चला रहा है, तो म्यू का वैल्यू पूछ रहा है कितना हो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम तो ले रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, सर्कुलर ट्रैक पे आपका क्या हो रहा है, इस तरह से बना हुआ सर्कुलर ट्रैक मान लो।
अब यहाँ पे हम तो दिखा रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मान लीजिए इस तरह से रखा हुआ, ठीक है, और ये कुछ क्या कर रहा है, इस तरह से आपका, इस तरह का आपका कर्व पाथ है, ठीक है। यहीं पे सर्कुलर ट्रैक है, इस पे घूम रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, समझना है। अब इस पे दिखाना है हम सबको कंपोनेंट, तो दिखाइए, सारा फोर्स इस पे दिखाइए, तो हम सब दिखाते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या लेंगे, सबसे पहले हम सब इस पे दिखाएंगे mg तो नीचे लगेगा, ठीक है, नॉर्मल किधर लगेगा, ऊपर, ठीक है। ये वाला एंगल आपका दिया हुआ है थीटा। अब इस केस में क्या होता है, फ्रिक्शन जो है नीचे लगता है ना, फ्रिक्शन नीचे लगता है ना, डाउन द प्लेन, ठीक है। आपका देखना है इधर कि इधर नॉर्मल लगा, इधर mg लगा। अब इसका हमसे वो नॉर्मल का कंपोनेंट तोड़ना है, तो नॉर्मल का कंपोनेंट कैसे तोड़ेंगे, देखिए नॉर्मल का एक कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा, ठीक है, एक कंपोनेंट किधर चला जाएगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखिए फ्रिक्शन का भी हम सब दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये क्या हो जाएगा n cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा n sin थीटा, ठीक है। ये n cos थीटा, ये n sin थीटा। फ्रिक्शन का कंपोनेंट तोड़ेंगे, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, है ना, ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये वाला देखिए, ये भी प्लेन क्या है 90 डिग्री का है, ये अगर थीटा है 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो थीटा होगा तो इसका एक कंपोनेंट इधर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपका f का f cos थीटा, और इसका एक कंपोनेंट किधर जाएगा, इधर जाएगा f sin थीटा। अब देखिए ये वाला जो है n sin थीटा और f cos थीटा, ये आपका क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ, है ना। ये तो आपका नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ना, जो सर्कुलर मोशन को मेंटेन करके रखेगा, ठीक। तो हम से लिखेंगे n sin थीटा प्लस f cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाई r। अब यहाँ पे दे दिया v नॉट स्क्वायर से, यानी कि मैक्सिमम इस समय जब v आपका v नॉट हो गया, यानी कि मैक्सिमम हो गया, उससे ज्यादा करेगा तो क्या करेगा, स्किड कर जाएगा, ठीक है। वहां तक आपको क्या हो गया, मैक्सिमम फ्रिक्शन भी उसको बैलेंस किए हुए और नॉर्मल का कंपोनेंट भी बैलेंस किए हुए। अब उससे ज्यादा चलाएगा तो नहीं होगा, तो यहाँ फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में एफ के जगह क्या लिखेंगे, म्यू इंटू एन, यहाँ देखिए एन साइन थीटा, और लिख लीजिए इसको, प्लस क्या लिखेंगे, म्यू एन कॉस थीटा बराबर एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब सेकंड लिखेंगे, तो सेकंड लिखिएगा तो क्या होगा, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला के फोर्स के बराबर, वहां से लिखिए तो हम सब एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी लिख लेते हैं, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा की जगह हम म्यू एन लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि इस समय क्या लग रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, तो म्यू एन ही लिख लेते हैं, है ना। एफ की जगह क्या लिख लिए, म्यू एन, और क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एम जी के बराबर होगा, है ना। ये क्वेश्चन 2 हो गया। अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो नॉर्मल तो हट जाएगा एन एन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमसे क्या कर रहे हैं, साइन थीटा से डिवाइड कर ले रहे हैं, क्योंकि टेन थीटा है ना आंसर में, तो दोनों को क्या कर रहे हैं, दोनों को डिवाइड करने के बाद हम तो साइन थीटा से कर रहे हैं, तो एक ही लाइन में हम तो कर रहे हैं सारा चीज। पहले ये दोनों को डिवाइड किए तो 1/2 डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद फिर क्या करेंगे, हम तो टेन में बदलना है आंसर, तो साइन थीटा से डिवाइड ही करते हैं, तो एन तो पहले क्या होगा, एन एन तो कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा बन जाएगा, कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा प्लस, यहाँ पे बताइए कॉस थीटा वाला टर्म तो कैंसिल, तो सिर्फ म्यू बचेगा, है ना। एन भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं ना, और इधर कितना हो जाएगा, एन एन कैंसिल है तो कॉस थीटा, और तो यहाँ 1 हो जाएगा क्योंकि कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं ना, माइनस क्या हो जाएगा, इधर म्यू हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, बराबर इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर बाई जी आर हो जाएगा। अब हम सबको म्यू निकालना, तो म्यू वाले को एक तरफ करके कॉमन लेंगे, और टेन थीटा सबको इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, जी आर टेन थीटा प्लस म्यू जी आर बराबर वी नॉट स्क्वायर माइनस म्यू वी नॉट स्क्वायर टेन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए अब सिंपल है, अब म्यू वाले को एक तरफ ले आया तो क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू जी आर प्लस
बी नॉट स्क्वायर टेन थीटा। अगर आपको आंसर याद है तो फिर इतना करना नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर इशारा करना पड़ेगा। बी नॉट स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, जी आर टेन थीटा। तो हम सबका म्यू का वैल्यू कितना आ गया, बी नॉट स्क्वायर माइनस जी आर टेन थीटा डिवाइड में जी आर प्लस बी नॉट स्क्वायर टेन थीटा। देख लीजिए यही आंसर दे रहा होगा, वी नॉट स्क्वायर माइनस जी आर टेन थीटा, जी आर प्लस वी नॉट स्क्वायर टेन थीटा। तो एक ही ऑप्शन में है इस तरह का, थर्ड में है ना। तो ये सब करने से बच जाइएगा अगर क्या है डायरेक्ट फार्मूला याद है तो, लेकिन फार्मूला नहीं याद है तो इस तरह से करना पड़ेगा। अब इसमें देखिए ये तो सिंपल है कि यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर जो इंक्लाइन प्लेन, ये तो हर चीज तो मैंने लगता है दे ही देता है, ठीक। तो आपको कह रहा है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हम तो पहले से जानते हैं, ए बराबर क्या होता है, जी साइन थीटा बटा 1 प्लस जेड। जेड बराबर क्या है यहाँ पे, जेड तो हम सब जानते हैं ना, ये वाला जेड बराबर के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे जेड का वैल्यू सॉलिड सिलेंडर के लिए कितना होगा, 1/2। अगर स्फेयर सॉलिड स्फेयर रहेगा 2/5। इसका अगर मान लिया आपका क्या होगा, हॉलो हॉलो अगर मान लिया स्फेयर होगा तो कितना होता है 2/3। रिंग होता है तो 1, डिस्क होता है तो 1/2 है ना, सब जानते हैं हम सब। तो जेड के जगह अभी क्या करेंगे, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का डिस्क के बराबर होता है, जेड के जगह कितना रखना 1/2। और यहाँ पे थीटा दे दिया 45 डिग्री, तो ए पूछ रहा है कितना होगा, तो ए तो हो गया जी साइन थीटा मतलब साइन 45 दिया तो जी बाई 1/√2 हो गया। और 1 प्लस जेड, जेड का वैल्यू कितना होगा सॉलिड सिलेंडर के लिए डिस्क के बराबर है ना, तो ए बराबर कितना लिखेंगे 2/3 इंटू जी बाई √2। √2 से ये गया √2 g/3, √2 g/3 कहाँ, ऑप्शन थर्ड। अभी देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक पार्टिकल है जो एक्सक्यूटिंग कर रहा है, इस क्वेश्चन में देख रहे हैं पार्टिकल एक्सक्यूटिंग एसएचएम विद टाइम पीरियड 2 सेकंड एंड एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर, डी एंड डी आर द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इज 12.5 सेकंड, देन डी बाई डी। इस क्वेश्चन में देखिए आपका दिया हो कि एसएचएम में पार्टिकल है, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में देखिए एक मिस्टेक कर दिया है कि आपका ये चीज नहीं दिया है कि कहां से वो मतलब कि वो एसएचएम कर रहा है, मीन पोजीशन से कर रहा है या कहीं यहां से कर रहा है, कहीं पोजीशन दिया नहीं। तो इस केस में हम तो मीन एक्सट्रीम जो है ना, ये दोनों में कहीं एक से ले लेते हैं है ना, कहीं एक से ले लेते हैं हम सब। तो मान लेते हैं कि मीन पोजीशन से है ना, इस क्वेश्चन में देना चाहिए। तो टाइम पीरियड दिया, तो टाइम पीरियड दिया हुआ क्वेश्चन में 2 सेकंड का, ठीक है। और एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है कि डी जो है कैपिटल डी जो टोटल डिस्टेंस है, स्मॉल डी क्या है डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो कह रहा है कि कवर्ड कितना करेगा, डी बाई डी का रेशियो निकालना है डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का, कब, जब टी इक्वल टू कितना 12.5 सेकंड। 12.5 सेकंड में हम सबको डी बाई डी का रेशियो चाहिए। तो बताइए सबसे पहले कि टाइम पीरियड 2 सेकंड है, तो 12.5 सेकंड में कितना साइकिल चक्कर लगाएगा, तो टी इक्वल टू 12.5 सेकंड में पहले कितना साइकिल कंप्लीट करेगा। तो देखिए 2 सेकंड कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां चला, ऐसे गया, फिर यहाँ आए, तो 1 साइकिल कंप्लीट होगा, ठीक है। तो 1 सेकंड ये पूरा करने में कितना आ गया, इसको लग रहा है टाइम कितना 2 सेकंड का, तो हम सब 12 सेकंड को लिख सकते हैं, 12 प्लस 0.5 सेकंड। तो देखिए इसको, तो 12 साइकिल मतलब कितना होगा, 12 सेकंड मतलब 6 साइकिल, 6 साइकिल प्लस हाफ साइकिल, नहीं 6 साइकिल प्लस 0.5 सेकंड, 0.5 साइकिल रहने चाहिए, ठीक है। तो 6 साइकिल में, एक साइकिल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये भी देखना है। एक साइकिल में बताइए यहां से यहां जाता है तो 1 सेंटीमीटर दिया है ना, तो ये दिया एम्पलीट्यूड, यहां से यहां जाएगा तो 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6 साइकिल में कितना होगा 6 इंटू 4, 24 सेंटीमीटर तो हो गया, ये डिस्टेंस हम तो लिख रहे हैं कैपिटल डी, 6 इंटू 4 तो हो गया 4 सेंटीमीटर, प्लस दिया 0.5 सेकंड, तो 0.5 सेकंड मतलब क्या होगा, आधा आधा एक हुआ, फिर यहां से देखिए ऐसे गया तो 0.5, फिर 0.5 एक हुआ, फिर 1.5 हुआ, फिर 2, ठीक है।
तो 1 सेकंड में ये 1 सेंटीमीटर जा रहा है ना। यहां से यहाँ 0.5 सेकंड में 1 सेंटीमीटर और जाएगा, है ना। तो एक और सेंटीमीटर और इसमें जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी कि शुरू में इसका पोजीशन कहाँ, यहाँ पे था इनिशियल, और फाइनल पोजीशन क्या हुआ, टोटल जब 12.5 सेकंड होगा तो 25 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ पे तो टोटल डिस्टेंस तो 25 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन अगर पूछेगा डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डी कितना हुआ, तो स्मॉल डी कितना होगा 1 सेंटीमीटर। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो 25 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 25। अगला देखिए, इसमें दिया है कि सैटेलाइट इज लॉन्च इनटू ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r around the earth. A second satellite is launched into an orbit of the 1.03 r. The time period of the revolution of the second satellite is larger than the first one explosion. यानी कितना ज्यादा, यानी कि देखिए एक सैटेलाइट है वो क्लोज है अर्थ के, एक सैटेलाइट क्या है थोड़ा दूर है। तो कह रहा है कि टाइम पीरियड जो होगा सेकंड सैटेलाइट का कितना परसेंट ज्यादा होगा, है ना। कितना निश्चित है कि ज्यादा दूर होगा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, तो कितना परसेंट वो ज्यादा होगा, फर्स्ट अप्रोक्स में कितना परसेंट ज्यादा उसको टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन उसका कितना परसेंट लगभग में ज्यादा होगा। तो हम सब जानते हैं कि टी स्क्वायर क्या होता है, ये तो पढ़े हैं, आर क्यू के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से हम सब लिखे तो हम सब लिख सकते हैं क्या 2 डेल्टा टी बाई टी बराबर 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर। अब इसी से बनाइएगा तो इजी बनेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आप देखिए, डेल्टा टी बाई टी ये आपको निकालना है। ये जब डेल्टा टी बाई टी ये निकालना है, टी बाई 3/2 डेल्टा आर बाई आर, कहानी खत्म। ये डेल्टा बाई टी बाई टी ये पूछ रहा है कि कितना टाइम मतलब एक्सेस लगेगा, है ना, कितना इसको ज्यादा लगेगा। तो 3/2 डेल्टा आर बाई आर, तो डेल्टा आर कितना होगा, आर से 1.03 0.03 हो जाएगा, यानी डेल्टा आर बाई आर का वैल्यू कितना होगा 0.03। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको अगर 100 से गुना कर ले तो हम तो परसेंटेज में निकल जाएगा। तो 100 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, ये 3 3 9 9/2, 9/2 मतलब 4.5%, यानी उसको 4.5% ज्यादा अंतर हो जाएगा, है ना। इस तरह से इसको बनाएंगे। अब ये देखिए एन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय, तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं आईआरएमएस का। आईआरएमएस का क्या होता है फॉर्मूला इस केस में, रूट अंडर होता है I1 IA बाई √2 का होल स्क्वायर प्लस IB बाई √2 का होल स्क्वायर, यानी कि आरएमएस वैल्यू इसका और इसका आरएमएस वैल्यू कितना होगा, साइनसोइडल वेव का जानते हैं IA बाई √2 और उसका भी क्या होगा IB बाई √2। दोनों में कितना गैप है 90 डिग्री, एक साइन कॉस है, तो डायरेक्ट हम तो ये फॉर्मूला जानते हैं कितना होगा, IA स्क्वायर हो जाएगा प्लस IB स्क्वायर हो जाएगा बाई कितना हो जाएगा 2। यही आपका क्या हो जाएगा IRMS। तो कौन सा आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है आपका तो प्लेनर कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस का 2 सेंटीमीटर है, एग्जिबिट फोकल लेंथ ऑफ एपिने है। तो दिया है कि फिर देखिए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इस तरह से हमसे मान लीजिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस का दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और सेकंड वाला का तो जान ही रहे इंफिनिटी होता है ना। अब दिया कि ये शुरू में एयर में रखा हुआ, एयर में रखा हुआ तो कितना लिखेंगे, ये तो डायरेक्ट हम तो लिख सकते हैं ना, यानी कि इस केस में हम सब देखें तो इस केस में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ठीक है। और इसका हमको पता नहीं है तो इसका हम सब मान लेते हैं कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्वेश्चन में देखिए पूरा पढ़िए, अनदर कॉन्वेक्स सरफेस रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब दिया कि अनदर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है विथ फर्स्ट सरफेस रेडियस एक और लिए हैं, ठीक है, जिसका आपका दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है इसका दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस केस में इसको क्या कर दिए, इमर्ज कर दिए लिक्विड में, लिक्विड में डाल दिए तो इस समय इसका दिया हुआ है कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.2 है, यानी इधर 1.2 हो गया।
अब दिया कि बोथ द लेंस आर मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो इस केस में दोनों दोनों का देखिए आपका दे दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ, यानी N2 लिखे इस केस में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास कितना दिया 1.5, ठीक है। इस केस में क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका सेम ही रखा है, ठीक है 1.5। अब सिंपल है, दोनों केस में हमसे क्या करना है रेशियो निकालना। तो पहले केस में अगर F1 लिखे तो 1/F1 बना क्या लिखेंगे 1/F1 इक्वल टू लिखे तो 1.5, ठीक है 1.5 हो जाएगा डायरेक्ट, है ना। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है दिया हुआ 1.5, और क्या लिखेंगे माइनस इसका, माइनस प्लेन कॉन्वेक्स में माइनस क्या हो जाएगा 1, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर का कितना लिखेंगे N1 क्या है 1, एयर में रखा हुआ है ना, तो 1 हो गया, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1/R1, तो R1 का वैल्यू दिया हुआ है, पहला केस में 2 सेंटीमीटर दिया है, तो 1/F1 बराबर कितना लिख रहे हैं 0.5 डिवाइड बाय R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखिए क्वेश्चन में, R1 का वैल्यू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दिया हो तो यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा, F1 का वैल्यू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है F1 आ गया। पहले केस में फोकल लेंथ हमसे निकाल लिए 4 सेंटीमीटर दोनों का रखिए। अब सेकंड केस में लिखते हैं, तो सेकंड का मान लेते हैं F2 है, 1/F2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, अब देखिए 1.5 डिवाइड बाय क्या होगा 1.2, 1.5 डिवाइड बाय 1.2 माइनस 1 इंटू इंटू, अब यहाँ पे देखेंगे कि आपका क्या होगा, फिर आपका ये प्लेन कॉन्वेक्स लेंस है तो कितना लिखेंगे 1/3 हो जाएगा, और इसका तो 1/infinity, तो ये तो 0 हो जाएगा, है ना। तो उधर ये वाला प्लेनर हो तो इसका तो 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हम 1/F2 करें, यहाँ सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा 0.3/1.4, तो कितना 1/4 हो जाएगा, तो 1/12 हो जाएगा इस केस में, 1/4 जाके 1/3 में गुना हुआ, तो F2 का वैल्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब कह रहा है F1/F2, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और 4 डिवाइड बाय 12, तो 1/3 आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका दिया मेड विथ 2 रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ लेंथ L इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, विड्थ दिया 1 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 माइक्रोमीटर, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर वे टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस बाय अ फैक्टर ऑफ 10, ठीक है। तो हमसे जानते हैं पैरेलल कैपेसिटेंस पर सी बार क्या होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट ए का देखिए ए बराबर हम लिख सकते हैं, दिया प्लेट है तो एल इंटू बी इंटू डी लिख लेंगे, तो एल दिया हुआ सी बड़ा लिखे तो एप्सिलॉन नॉट एल के जगह कितना लिखेंगे, एल दिया हुआ 3 सेंटीमीटर और एक दिया 1, और ये डी दिया हुआ 3 माइक्रोमीटर, इसको करें तो सिंपल लिखे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर बटा माइक्रोमीटर, इससे कोई मतलब नहीं है, सीधे देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट वैल्यू। अब ये आंसर में कितना आना चाहिए 10 एप्सिलॉन नॉट, तो हम सब देखते हैं सारा ऑप्शन रखें, ए रखेंगे तो कितना आएगा बताइए 30 गुने, ऊपर में क्या होगा 30 गुने 1/1, है ना, एप्सिलॉन नॉट 1 लिखें तो एल कितना 30 गुने 1/1, तो ये तो क्या कितना आ जाएगा सी का वैल्यू 10 कितना हो जाएगा 30 गुना हो जाएगा। हम सब कह रहा है कि 10 ही फैक्टर हो गया 10 गुना ही, तो पहला तो होगा नहीं, गलत हो गया। सेकेंड वाला रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुने 1 ऊपर होगा बटा 10, 30 नीचे होगा 1/10 हो जाएगा, ये भी नहीं है, हमको देखना है 10 टाइम्स होना चाहिए। तीसरा रखेंगे तो 6×5 = 30/3, तो ये 10, तो ये सही है। सीधे क्या कर रहे हैं इस तरह से हम तो ये दोनों गुना करेंगे एल और बी को, इससे डिवाइड करेंगे, देखेंगे किसमें 10 टाइम्स आ रहा है, तो ये देखिए ये आ जा रहा है ना 10 टाइम्स, तो ये हो जाएगा, ये आपका इस केस में हो जाएगा। इसका इसको करेंगे तो 1 × 1, अब फिर ये नीचे डिवाइड हो जाएगा 10, ये भी 1/10 होगा, ये भी गलत हो गया। अब इसको रखेंगे तो 5 गुने 2 10 हो जाएगा, 10 को 1 से देंगे तो ये वाला सही है। तो मेरा कौन सा होगा 2 केस में होगा, कौन सा केस में होगा सी और ई, आंसर कौन सा हो जाएगा 1। अगला देखिए इसमें फोर्स दिया हुआ इस तरह से, एक ऑब्जेक्ट को x डायरेक्शन में वर्क डन बाय द फोर्स इज 5 जूल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बाय 1 मीटर इफ द कांस्टेंट अल्फा इक्वल टू 1 न्यूटन, तो अल्फा 1 न्यूटन दे दिया, तो f का वैल्यू हम क्या लिखेंगे 1 + βx²,
अब वर्क डन कह रहा है कि जब 1 मीटर चला जाएगा तो क्या होगा, तो डब्ल्यू बराबर से पढ़े क्या होता है, इंटीग्रेशन एफ इंटू डी एक्स। अब फोर्स, वेरिएबल फोर्स के में ये फॉर्मूला लगा, तो एफ के लिए कितना लिखेंगे, 1 + β x², और क्या हो जाएगा डी एक्स। रेंज कहाँ से कहाँ तक रखना है, 1 से 1 मीटर तक जा रहा है। अब दिया हुआ वर्क डन कितना, 5 जूल कर रहा है, तो ये 5 हो गया। अब बाकी सब इंटीग्रेशन करें, एक्स हो जाएगा 0 से 1 प्लस बीटा हो जाएगा x³/3। रेंज कहाँ से कहाँ तक रखना, 0 से 1, कितना हो जाएगा 5 बराबर 1 प्लस β/3। बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 में से घटा 4 किया 12 हो जाएगा आंसर। अगला देखते हैं, ये देखिए कि दिया कि आइडियल गैस जो होता है वो इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट जा रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस लिनियरली विद द टेम्परेचर। अब इसमें देखिए लिनियरली टेम्परेचर के साथ इंक्रीज कर रहा है ना, तो हम सबको ग्राफ देखिए क्लियर नहीं होगा। y बराबर mx+c हम तो मैथ में पढ़े हैं, ये क्या करता है, लिनियर ग्राफ को दिखाता है ना, लिनियर आपका लाइन को दिखाता है ना, लिनियरली भी। तो अगर हम सब बनाए P और T का रिलेशन, तो प्रेशर लिनियरली बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, P बराबर हम तो लिखे y एक्सिस पे P है, mt प्लस क्या लिखेंगे C। अब इसमें देखिए अगर ऐसा होगा तो आपका क्या होगा, ग्राफ जो होगा कांस्टेंट वॉल्यूम यानी आइसोबारिक प्रोसेस नहीं होगा। तो अब इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया है ना कि ये क्या कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। इसमें देना चाहिए क्या, कि ड्यूरिंग द प्रेशर ऑफ द गैस क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तब क्या लिखते हैं हम तो, y बराबर mx का ग्राफ हो जाता सीधे। तो इसको बनाने का वो उसी में बनाया है कि इसमें मान लिया कि क्या है आपका लिनियरली नहीं प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ओरिजिन से पास करेगा, तो ओरिजिन से पास करेगा तो हमसे क्या लिखे, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, PV इक्वल टू nRT जो लिखेंगे। यहाँ से हम जब प्रेशर लिखे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर डायरेक्टली nR/v। ये बताइए P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T है, अगर ये प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म तो कांस्टेंट रहेगा, ये वाला टर्म अगर कांस्टेंट रहेगा तो मतलब क्या होगा, ये वाला टर्म कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो क्या होगा, कौन प्रोसेस होगा, आइसोबारिक। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होगा, लिनियरली नहीं लिखना चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर पे, तो आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में देख लीजिए क्या क्या होता है, तो वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस इज 0। वर्क डन तो क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में जानते हैं 0 होता है, ये सही है। हम तो जानते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू अब डेल्टा यू के बराबर होगा, जो डेल्टा डब्ल्यू तो 0 हो गया, यानी हीट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, चेंज इंटरनली एनर्जी बनेगा और हीट सप्लाई होगा। डेल्टा डब्ल्यू तो 0 होता है आइसोकोरिक फ्लो। द हीट एडेड टू द गैस इज डिफरेंट फ्रॉम चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। तो सही है, डिफरेंट है ना, डिफरेंट थोड़ी होगा, द हीट एडेड टू द गैस इज डिफरेंट फ्रॉम चेंज इन इंटरनल एनर्जी, गलत है। जो भी हम तो हीट देंगे वो क्या होगा, डिफरेंट थोड़ी होगा, सेम टू सेम होगा इंटरनल। हीट बढ़ेगा तो अब टोटल एक ही फॉर्म में यूज हो रहा है, वर्क डन में तो यूज हो नहीं रहा है, सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इंक्रीज, तो गलत। आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, इंटरनल गैस इज इंक्रीज, ये सही है, ठीक है। प्रोसेस आइसोकोरिक, तो ये भी सही है। मेरा कौन कौन सही हो गया, ए सही हो गया, डी सही हो गया और ई सही हो गया, ए डी ई ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला देखिए ये वाला क्वेश्चन है कि स्क्वायर लूप है, तो हम सब बना लेते हैं। देखिए इसमें भी मिस्टेक कर दिया है एनटीए वाला, ठीक है। स्क्वायर लूप है तो हम तो स्क्वायर लूप बना लिए, स्क्वायर लूप हम सब बना लिए। देखिए स्क्वायर लूप है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या दिया है कि आपका इतना पार्ट साइडेड है और इसका साइड का लेंथ दे दिया ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्यू चार्ज जो है ना दिया कि हेल्ड नॉर्मली टू द फ्रंट ऑफ द पॉइंट चार्ज, यानी कि स्क्वायर लूप के फ्रंट में एक तुम्हारा चार्ज है, तो ये वाला देना चाहिए कितना डिस्टेंस, a/2 डिस्टेंस पे रहना चाहिए, ठीक है। हम तो जानते हैं इस तरह का क्वेश्चन बना है। तो हम सब अगर देखें इसको, अगर हम तो डिवाइड करें तो कितना भाग में डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 3 4, इस तरह से हम सब मिला सकते हैं।
तो आपका देखिए शेडेड पोर्शन कौन सा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अब कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं यहाँ पे निकालना है, ठीक है, क्यों, जो नॉर्मली है, मतलब कि इस तरह से है ना सीट, तो नॉर्मली यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, सीट नॉर्मली ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से आपका है, इस तरह से प्लेट है, तो इस तरह से आपका चार्ज कहीं, तो ये वाला डिस्टेंस लेकिन a/2 देना चाहिए, ताकि मतलब सिमेट्रिकल सिटी से क्यूब बन जाए, है ना। उसको हम तो ये वाला डिस्टेंस क्या होना चाहिए, a/2 होना चाहिए ना डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक ये वाला चार्ज कितना, a/2 डिस्टेंस ये क्वेश्चन में देना चाहिए, ठीक है। तो हमसे जानते हैं कि इस तरह से आपका क्या होता है, 6 आपका क्यूब बना लेते हैं हम तो स्क्वायर से। तो हमसे अगर टोटल अगर सरफेस रहता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हम तो लिखते हैं q/6 लिखते हैं, शुरू में क्या होता है q/6 बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर ये शेडेड नहीं रहता तो इतना होता, लेकिन अब कह रहा है कि शेडेड पोर्शन से इसे निकालना है, तो टोटल कितना पार्ट है, एक, यहाँ पे नंबर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 भाग में से कितना, 5 भाग क्या है, शेडेड है, तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, सिर्फ यही वाला शेडेड पोर्शन से ही निकालना है ना, तो 5 भाग में ये चार्ज डिवाइड होगा, तो कितना हो जाएगा। अब लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ शेडेड पार्ट से लिखना है, Fe मान लीजिए, अब नया लिख रहे हैं डैश, तो आपका चार्ज क्या हो जाएगा, अब Q/, क्या हो जाएगा, अब ये देखिए शुरू में Q/6 था ना चार्ज, तो अब क्या होगा, Q/6 नहीं होगा, Q/6 तो रहेगा ही, और पूरा एप्सिलॉन नॉट हुआ, इसके अलावा ये पोर्शन कितना में डिवाइड हो गया, 5 ही पोर्शन पे ना सिर्फ साइडेड, तो 5/8 लिखेंगे हम सब, ठीक है। ये Q/6 पे पहले टोटल चार्ज था 600 पोर्शन पे डिवाइड था, है ना, 6 क्यूब था पहले ये था, अब कितना हो जाएगा 5/8 ऑफ टोटल चार्ज Q/6 एप्सिलॉन नॉट का 5/8 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम सब करें तो कितना आ जाएगा बताइए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखिए उसके साथ कंपेयर कर देना है ना, कितना हो जाएगा, क्यू तो आपका दिया हुआ क्वेश्चन में कितना ले रहा है, 1 कूलम, 1 कूलम में तो कितना हो जाएगा 5/48 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 5/48, आपका पी की जगह कितना हो जाएगा 40, इसमें कितना हो जाएगा 48। अब ये दिया लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गोज इज इतना, यानी एलसी का वैल्यू दिया लिस्ट काउंट का 0.01 mm, ठीक है। इफ द पिच इज इंक्रीज बाय 75% एंड नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल रिड्यूस्ड बाय 50%, देन द न्यू लिस्ट काउंट। कह रहा है कि अगर तो लिस्ट काउंट पर फॉर्मूला क्या जानते हैं, पिच बटा नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, क्या होता है पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, यानी कि P/N का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.01, ठीक है, P/N का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपका नया लिस्ट काउंट क्या होगा, LC डैश क्या होगा, नया लिस्ट काउंट, ठीक है, जब पिच को कितना परसेंट बढ़ा रहा है 75%, पहले पिच मान ली P था, तो अब क्या हो गया 75% बढ़ाना है, तो P प्लस का लिखेंगे 0.75, उसमें और ऐड हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल को घटाना है, तो n पहले से था, उसमें कितना घटाना है 50% घटाना है, 0.5 n घटाना है, सर्कुलर स्केल डिवीजन को घटा देना, यहाँ से P/N तो कॉमन हो जाएगा, ऊपर में कितना हो जाएगा 1.75 और नीचे क्या हो जाएगा 0.5, ठीक है। यहाँ पॉइंट हटाए तो 10 गया, यहाँ पॉइंट हटाए तो 100 गया, यहाँ से हम सब अगर कैंसिल करें तो 5 या 15 35 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कैंसिल करें तो 0 0 गया, 5 गुना 10 5 से 35, तो P/N इंटू कितना हो जाएगा 3.5, ठीक है, 3.5 हो गया। और यहाँ से हम सब वैल्यू रखते हैं 1.75 और फिर घटा तो कितना हो गया 0.5 हो गया,
यहाँ से वैल्यू रख दिए तो कितना होगा 0.01 mm हो जाएगा। अब हम सबका देखिए वैल्यू करा mm में, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो हम सबका आ जाएगा 35 लिख लेते हैं, ठीक है। और डेसिमल कितना होगा 1 2 3 अंक, है ना। तो यहाँ mm तो लिखा हुआ है और इसमें देना है, तो यहाँ पे पॉइंट हटाए तो कितना लिखेंगे, अगर 35 लिखे तो हम सब लिखेंगे इसको गुना करके, यहाँ से देखिए 35 पहले लिख लिए, पॉइंट हटाए, इधर लिखे तो 1/100 1 लिख लिए, यानी 35 और नीचे कितना हो जाएगा 1/1000 हो जाएगा, इतना mm। तो यहाँ पे हम तो देखे 35 तो लिखना ही है, गुने 10 के पावर -3 भी रहेगा और mm भी रहेगा। 10 के पावर -3 तो दिया हुआ है, mm भी हो गया, यहाँ पे कितना बढ़ाएगा 35, कितना हो जाएगा 35। अगला देखिए, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड रहता है। इसमें क्या दिया है देखिए कि आपका क्या है, इस तरह से एक स्क्वायर लूप है, एक करंट ऑफ 5 एम्पियर एग्जिस्ट इन स्क्वायर लूप, साइड दिया हुआ स्क्वायर लूप बना हुआ है। अब इस केस में कह रहा है कि हम सबका बी एट सेंटर कितना होगा, इसमें दिया कि 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हम सबका 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब हम सब इस केस में क्या करते हैं कि सेंटर पे निकालना है, तो कोई एक फॉर्म पे दिखा लेते हैं। एक का निकाल के 4 से गुना कर देंगे, है ना, यहाँ से डॉट डॉट करेंगे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ कि इसमें 5 एम्पियर करंट है, ठीक है। यहाँ पे हम को सेंटर पे निकालना मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से करंट फ्लो मान लीजिए हो रहा है, तो सारे के द्वारा देखिएगा ओ पे क्या होगा अंदर की तरफ होगा, देखिए इससे निकालेंगे तो अंदर की तरफ पॉइंट, अब यहाँ पे चला गया तो ये वाला क्या होगा, फिर देखिए अंदर की तरफ, इधर जाएगा तो फिर अंदर की तरफ, और इसके द्वारा भी निकालेंगे तो अंदर की तरफ। तो हम सब बी अगर ओ पे निकाले तो क्या होगा, एक के द्वारा जो निकालेंगे ना उसको 4 से गुना कर देंगे, 4 बी, एक के द्वारा जो निकालेंगे उसको गुना कर देंगे। एक जो निकालते हैं उसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हम तो जानते हैं, ये वाला कितना होगा बताइए, स्क्वायर है, तो ये वाला भी क्या होगा 45 और ये वाला भी 45, ठीक है। तो हम सब देखे θ1 θ2 दोनों 45 है, तो यहाँ पे बी अगर सेंटर का एक वायर के द्वारा सीध निकाले, एक स्क्वायर का साइड के द्वारा, तो कितना लिखेंगे के आई बटा क्या होगा डिस्टेंस, अब देखिए कितना होगा, इसका दिया हुआ 1/√2 मीटर, साइड का लेंथ इतना दिया है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा दिया 1/√2 मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा d/2 हो जाएगा ना, पूरा d है तो ये d/2 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2√2 मीटर, मीटर हटाइए सभी, 1/2√2 हो जाएगा, गुना sin θ1 प्लस sin θ2, तो कितना हो जाएगा sin 45 1/√2 और sin 45 भी 1/√2। इसको हम सब फाइनली सॉल्व करेंगे तो कितना होगा के आई की जगह तो हम रख देते हैं 5 एम्पियर है ना, 5 रख दिए, और ये कितना हो जाएगा 2√2 ऊपर चला गया 2√2, और ये क्या हो जाएगा 2/√2, ये √2 तो √2 गया, कितना आ जाएगा 4 25 20, 20K हो जाएगा। अब इसको हमसे क्या करना है 4 से गुना कर लेना है ना, तो हम सब बी अगर सेंटर पे कहेंगे तो कितना आ जाएगा 80K हो जाएगा। अब के का वैल्यू आपको पता है ना कितना होता है, तो गलत तो हुआ नहीं ना, 80K ही होगा, है ना। तो हम सब अगर करें 80K की जगह कितना लिखेंगे 10 के पावर -7, ठीक है, कितना हो जाएगा, अब यह आंसर करना 6 में लिखना है, 8 इंटू कितना हो जाएगा 10 टू पावर -6 के, ठीक है, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, पी का वैल्यू कितना होगा 8। इस तरह से देखिए इस तरह का रिपीट करता है। अब ये दिया टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इंक्रीज बाय 50 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर, द टोटल हीट एडेड एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी आर E1 एंड E2, तो E1 और E2 का रेशियो दिया द वैल्यू ऑफ x। तो ये देखिए इजी क्वेश्चन है, इसको समझना है। एक मोल का गैस है मोनोएटॉमिक जिसका टेम्परेचर को
50 डिग्री सेल्सियस बनाना, तो सबसे पहले टोटल हीट कितना होगा, तो मोनो एटॉमिक गैस है तो क्या लिखेंगे, टोटल हीट बराबर कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहा है ना, हीट जो सप्लाई कर रहा है वो किसका है, कांस्टेंट प्रेशर पे। दो तरीका से हीट सप्लाई होता है, एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो उसको लिखते हैं NCVDT, और कांस्टेंट प्रेशर पे होगा तो NCP डेल्टा टी, है ना। तो यहाँ पे हम तो क्या लिखेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहा है तो NCP डेल्टा टी, ठीक है। और सेकेंड वाला कह रहा है कि आपका कह रहा है इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल डेल्टा यू तो जानते हैं क्या होता है, एनसीबी डेल्टा टी, ये तो जानते हैं। अब कह रहा है दोनों का दिया हुआ, ये वाला दिया हुआ E1 है और ये वाला दिया है E2 है, तो E1 बाई E2 बराबर कितना होगा बताइए, CP बाई CB हो जाएगा ना, CP बाई CB गामा हो गया, गामा मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितना होता है 1 + 2 बाई F लिखे हैं हम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितना होता है 3, 1 प्लस क्या हो जाएगा 2/3, तो गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/3। तो ये हो गया आपका क्या E1 बाई E2। अब E1 बाई E2 दिया x/9 के बराबर, तो इसको हम क्या करते हैं 3 से ऊपर नीचे गुना कर लिए, तो हम E1 बाई E2 कितना आ गया 15/9, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ से कंपेयर करते हैं, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 15, x का वैल्यू 15 आ जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 9 ओम है, इज बेंट टू फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी टू वर्टिसेस विल बी। यानी कह रहा है कि आपका एक आपका क्या है, इस तरह से दिया हुआ कि वायर है जिसका रेजिस्टेंस 9 ओम है, उसको मोड़ के क्या कर दिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया। इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया ने तीनों लेंथ इक्वल होगा, है ना, वायर का लेंथ तीनों साइड में क्या हो जाएगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से लूप बन गया। अब देखिए कि साइड का लेंथ इक्वल है तो क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म किया ना, तो ये क्या होगा 3 ओम 3 ओम और ये 3 ओम, ये सब तो हम सब 10 में ही बनाते हैं नहीं। अब कह रहा है इसके क्रॉस किसी भी एंड, दो एंड के क्रॉस दिखा हुआ है ना, कह रहा है कि देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी टू वर्टिसेस, तो इसको मान लेते हैं ए और ये इसको मान लेते हैं बी, इसके अक्रॉस कह रहा है ए बी के अक्रॉस कितना, मतलब कि आपका आर ए बी निकालना। तो ये देखिए यहाँ से देखे तो ये दोनों तो सीरीज में हो जाएगा और ये पैरेलल में, हम तो लिखेंगे आर ए बी निकालना रहेगा, तो 6 गुने क्या हो जाएगा 3/6 + 3 9 हो जाएगा, यहाँ से 18/2 तो कितना हो जाएगा 2, मेरा आंसर कितना हो जाएगा 2। वीडियो में 24 जनवरी शिफ्ट 2, ठीक है शिफ्ट 2 के